हाय गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टायर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। अभी जो हाल ही में 2018 का मेंस हुआ था, ये उसी का एक पेपर है। ठीक है। सो इस पेपर को सॉल्व जब आप करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। साथ में मैं बीच बीच में आपको ये भी बताऊंगी कि पेपर सॉल्व करने के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। एक तो होता है आपने जो भी तैयारी करी है, जो भी रूल्स पढ़े हैं इंग्लिश के, या जो भी एस इन जो आप एक जनरल प्रिपरेशन करते हो वो करना, और एक पेपर को सॉल्व करना काफी डिफरेंस होता है। ठीक है। सो हम ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये जो वीडियो है ये 4 पार्ट्स में होगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के पेपर में। सो ऑब्वियसली अगर हम 200 एक वीडियो में डिस्कस करते तो वो काफी बड़ा वीडियो हो जाता। तो आपको ये वीडियो 50-50 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बिना देरी करे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लोग ऑलिव बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को अगर आप दबाओगे तो उससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे नए वीडियोस के वो आपको मिल जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि जो पैराजम्बल्ड क्वेश्चंस हैं, पैराजम्बल्ड जो सेंटेंसेस हैं, उनको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में अरेंज करना है। शी वॉज अ टॉल वुमेन एंड शी कैरीड अ लार्ज पर्स। सो सिंस ये जो सेंटेंस है ये शी से स्टार्ट हो रहा है, और ये किसी शी यानी कि किसी फीमेल जो महिला है उसकी ये कोई क्वालिटीज बता रहा है, यानी कि वो एक टॉल वुमेन थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा पर्स था। सो ये जो आप लोगों का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है वो नहीं हो सकता। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट को हटा रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। सडनली अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। एकदम से उसके पीछे एक लड़का भागा और उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश करी। सो देखिए, अब लड़का भागा, पर्स छीनने की कोशिश करी, ये सब तभी होगा जब हमें एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस मिलेगा कि उस समय चल क्या रहा था, या उस औरत के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी। सो बी आप लोगों का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता है, और ऑप्शन में भी ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ से कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इट वॉज 11 o'clock एट नाइट एंड अ वुमेन वॉज वॉकिंग अलोन। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये आप लोगों को एक्चुअल में एक सीनरी बता रहा है कि एक्चुअल में उस समय क्या हो रहा था। रात के 11 बजे थे, और एक जो औरत थी, एक महिला थी, वो अकेले घूम रही थी। शी वॉज वॉकिंग अलोन। ये हम लोगों का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस डेफिनेटली हो सकता है। सो अब आप देखो, डी हम एक बार और देख लेते हैं। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। ये बात हो रही है बैग की, कि जो बैग था, बड़ा सा बैग था, उसमें एक लॉन्ग स्ट्रैप थी, बैग में काफी एक लंबी सी स्ट्रैप थी, और उसने उसको स्लिंग टाइप में ऐसे क्रॉस बॉडी में टांग के रखा हुआ था। अब देखिए, डी जो है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपका नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैग की विशेषता बता रहा है। सी इज द ओनली ऑप्शन जो एकदम आपका पहला सेंटेंस बन सकता है, और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी ए डी बी इज द करेक्ट वन। ओके। अब हम देखेंगे क्लोज टेस्ट। सो देर आर अ टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस क्लोज टेस्ट। ओके। In a rare show of honesty, a gardener of the irrigation department has handed dash to the police 57 tolas of gold। यानी कि एक गार्डनर की बात हो रही है इरिगेशन डिपार्टमेंट के। उसने ऑनेस्टी का प्रदर्शन किया, ऑनेस्टी दिखाई, और जो तोला सोना है, 57 तोला जो सोना है, वो पुलिस को दे दिया। सो यहाँ पर जो वर्ड यूज होगा या जो फ्रेज यूज होगा वो होगा हैंड ओवर। ओके। हैंड ओवर का मतलब होता है कोई चीज किसी को देना। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। हैंड आउट का मतलब ये होता है कि सपोज एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में मान लो 6-7 लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सबको कुछ कुछ देना, तो आप उसको बोलोगे हैंड आउट, उस सिचुएशन को। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, उसने हैंड ओवर करा, यानी कि अगर कोई चीज मेरे पास है, मैं आपको वो चीज दे रही हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, तो ये हो गया हैंड ओवर करना। अब हैंड अप का मतलब ये होता है कि कोई सामान किसी बड़े इंसान को देना, यानी कि अपने एल्डर को देना, अपने से जो ऊपर पोस्ट पर है या अपने से जो ऊपर है जो इंसान, उसको देना, तो वो होता है हैंड अप। हैंड डाउन का मतलब होता है अपने से किसी यंगर इंसान को कोई चीज देना। लेट्स से अगर मैं अपने छोटे बहन को, अपने छोटे भाई को अपना कोई गैजेट दे रही हूँ जो मेरे अब यूज का नहीं है, तो वो होगा आई हैंडेड इट डाउन टू माई ब्रदर। ओके। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो पोजेशन दे रहा है गोल्ड का, तो जो सबसे बेस्ट सूटेड यहाँ पे फ्रेज होगा वो होगा हैंड ओवर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। To the police 57 tolas of gold by him while working in the dash। So by him यानी कि उसको मिला वो सोना। So recovered by him। ओके। क्योंकि ये पास्ट में बात चल रही है,
हैंडेड ओवर, रिकवर्ड बाय हिम, उसको जो मिला। ओके, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे फिट भी नहीं बैठेंगे। अगर आप एक पूरा सेंटेंस भी रीड करके देखो तब भी आप ये वाले ऑप्शंस इसमें नहीं आ सकते। नेक्स्ट देखते हैं, while working in the dash of the superintending engineers bungalow in रायपुर। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि उसे कहाँ मिला, गार्डन में, ऑर्चर्ड में, पार्क में, फील्ड में। तो यहाँ बात हो रही है गार्डनर की। वैसे तो देखो इन चारों में से कोई भी ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे बात गार्डनर की हो रही है, दैट मीन्स वो गार्डन में काम करेगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका मतलब ये था कि एक गार्डनर काम कर रहा था एक बंगलो में। किसके बंगलो में? सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के बंगलो के गार्डन में, और उसे वहां पे सोना मिला। वो सोना उसने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। तो यहाँ पर फोर्थ वाले फिलअप में क्या आएगा? द पुलिस इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द डैश टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट। सो पहले वो सोना था गार्डनर के पास, अब वो गया पुलिस के पास। फिर पुलिस ने उस सोने को क्या किया? सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा कर दिया या उनको हैंड ओवर करा। यहाँ पर भी देखो हैंड ओवर का इस्तेमाल हुआ है। सो इसमें आ जाएगा द पुलिस, क्योंकि फिलहाल वो जो सोना है वो पुलिस के पास है। ओके, आगे देखते हैं। द पुलिस इन टर्न हैज हैंडेड ओवर द डैश टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट। पुलिस क्या हैंड ओवर करेगी? पुलिस के पास क्या है? सोना। तो यहाँ पर आ जाएगा गोल्ड। आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है ये वाले, है ना, और ये मेंस के पेपर के हैं। आप नेक्स्ट देखते हैं। The police in turn has handed over the gold to the Central Excise and Customs Department for the investigation। यहाँ पे यहाँ आना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। बाय इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है, अबाउट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, टू इन्वेस्टिगेट हो सकता था। अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट होता तो टू आता, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आएगा फॉर इन्वेस्टिगेशन। आगे का सेंटेंस देखते हैं। It was in June this year that Ram Dayal found a tiny plastic box meticulously dashed with polythene। So देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जून में राम दयाल को एक छोटा सा बॉक्स मिला। It was in June this year that Ram Dayal, so that here fits the best। बाकी के ऑप्शंस आप देखो। It was in June this year after Ram Dayal found, so इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जून में राम दयाल को एक बॉक्स मिला। तो आफ्टर डजंट मेक एनी सेंस हियर। अंटिल देखे, अंटिल ऑल्सो डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो ही नहीं रही है। और वाइल यानी कि जून के समय, वाइल, सो दैट ऑल्सो डजंट मेक एनी सेंस। अगर यहाँ पे व्हेन होता तो हम लोग फिर भी उसे कंसिडर कर सकते थे कि जून के टाइम पे उसको बॉक्स मिला। बट ऑल द थ्री ऑप्शंस विच आर गिवन हियर अपार्ट फ्रॉम दैट आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर आएगा दैट, यानी कि जून में रामदयाल को एक बॉक्स मिला। मेटिकुलसली डैश विथ पॉलीथीन, यानी कि वो पॉलीथीन से कवर्ड होगा। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। मेटिकुलसली शेल्टर्ड, अब देखो शेल्टर देना यानी कि किसी को पनाह देना, सो वो यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं बैठता। टॉप्ड, ऑब्वियसली टॉप्ड नहीं होगा। इनक्लोज्ड विथ पॉलीथीन, सो इनक्लोज्ड ऑल्दो सही है, वर्ड सही है, यहाँ पर आ सकता है, लेकिन हम लोगों को बेस्ट सूटेड वर्ड चुनना होता है। आप देखो ना यहाँ क्या लिखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो कवर्ड यानी कि पॉलीथीन से एक बॉक्स को कवर किया है, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा। ओके, तो कवर्ड विल बी द राइट आंसर। बरीड 6 इंचेस डैश, यानी कि 6 इंच अंदर गड़ा हुआ था, अंडर अ बेनियन ट्री। तो यहाँ पर आप देखो 6 इंचेस डीप होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर भरने के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए। 6 इंचेस डीप, डीपली नहीं होगा, एडवर्ब है। बाकी के दोनों वर्ड्स भी यहाँ पे फिट नहीं बैठेंगे। तो 6 इंचेस डीप अंडर अ बनियन ट्री while digging द गार्डन, यानी कि रामदयाल को जून में एक बॉक्स मिला जो कि कवर्ड था पॉलीथीन से, और कहाँ पर था? सो इट वॉज बरीड 6 इंचेस डीप अंडर अ बनियन ट्री। He dashed the box and took it to his house behind the bungalow and was dazzled to find that it contained biscuits, bangles and coins all of gold। यानी कि उसने उस बॉक्स को उठाया, फिर उसे अपने घर ले गया जो कि बंगलो के पीछे था, और वो देख के बहुत चकित हो गया। इतनी सारी चीजें थी उसमें, बिस्किट्स थे, बैंगल्स थे, और सब कुछ गोल्ड का था। सो हमें यहाँ पर एक वर्ड रखना है, एक फ्रेज रखना है जिसका मतलब वो उसने बॉक्स को उठाया। सो यहाँ पर ऑल्दो पिकअप विल बी द राइट आंसर, बट बाकी के इडियम्स, सॉरी, बाकी के फ्रेजेस का क्या मतलब होता है हम वो देखते हैं। पिक ऑन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में हार्श वर्ड्स बोलना और अनफेयरली। ओके, पिक इन इज अ यूजलेस फ्रेज, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। देन है पिक ओवर। पिक ओवर का मतलब होता है बहुत सारी चीजें अगर एक ग्रुप में रखी हैं तो आप उन्हें एग्जामिन कर रहे हो
और एग्जामिन करने का पर्पस ये है कि उसमें से जो आपको बेस्ट सूटेड लगता है आप उसे उठा लोगे। सो उसका मतलब होता है पिक ओवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने सिंपली उस बॉक्स को उठाया, सो पिकअप जो होगा वो एकदम करेक्ट फ्रेज है यहाँ के लिए। ओके, अब ये फ्रेजेस आप लोगों को तभी पता चलेंगे जब आपने प्रॉपरली बुक्स पढ़ी होंगी और काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे, फ्रेजेस आप लोगों ने याद रखे होंगे, तभी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये पूरे जो आप लोगों का क्लोज टेस्ट था, ये जितने भी इसमें फिलअप थे उसमें से ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट आई वुड से बोलूंगी, बाकी तो काफी इजी थे, सिर्फ देख के आप लोग उसमें टिक कर सकते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सो हम लोगों को ऑपोजिट बताना है। अल्योरिंग, अल्योरिंग का मतलब होता है कोई चीज बहुत इंटाइसिंग हो, या कोई चीज आप लोगों को बहुत एक्साइट करे, अट्रैक्ट करे, या फिर सिड्यूस करे, अपनी तरफ आकर्षित करे, उसको बोलते हैं अल्योरिंग। वर्ड्स देखते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब यही होता है, सो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा कि कोई चीज आप लोगों को आपका ध्यान आकर्षित करे, आपको अपने में लगा के रखे, आपके इंटरेस्ट में हो। चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब अगेन कोई चीज बहुत अच्छी सी दिख रही हो उसको हम चार्मिंग कह सकते हैं, कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज हो, बहुत सुंदर चीज हो। ग्लैमरस का मतलब भी यही होता है, समथिंग विच इज अट्रैक्टिव, विच इज सेड्यूसिंग, सो उसको हम बोलते हैं ग्लैमरस। एंड रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है किसी चीज से घृणा करना, कोई चीज आपको अपने आप से दूर करे, ठीक है। सो अट्रैक्टिव का ऑपोजिट होता है रिपल्सिव, और यहाँ पर एल्योरिंग जिसका इनडायरेक्टली मीनिंग है अट्रैक्टिव, उसका ऑपोजिट होगा रिपल्सिव। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए आप लोगों को इतने बड़े सेंटेंसेस देख के डरना नहीं है, हम अगर एक्टिव पैसिव वॉइस करते हैं तो हम लोगों को सिर्फ देखनी है वर्ब, उससे आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, सेंटेंस पढ़ते हैं। द अथॉरिटीज आर प्लानिंग टू लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक। यानी कि आने वाले हफ्ते से जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने प्लान कर रही हैं, अथॉरिटीज प्लान कर रही हैं कि हम लोगों के आने जाने पे, उनके मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आर प्लानिंग ये लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। सो ऑप्शन भी होंगे जो जहां पर आप लोगों का बीइंग यूज हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो वहां पे बीइंग शब्द का यूज होता है। सो देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा है। इट हैज बीन तो नहीं है, परफेक्ट का सेंटेंस हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक आर प्लानिंग, रेस्ट्रिक्शन कभी प्लान करेंगे क्या, प्लान तो लोग करेंगे ना, ये भी गलत है। इट इज बीइंग प्लान्ड, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। चौथा देखते हैं। लिफ्टिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द वैली इज प्लान्ड, इज प्लान्ड तो नहीं होगा क्योंकि बीइंग आना जरूरी है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो जो सेंटेंस है वो है डायरेक्ट नरेशन में, हमको उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। मदर सेड टू काव्या, मम्मी जो है या मदर जो है, माँ जो है, उन्होंने काव्या से बोला टर्न ऑन द लाइट, कि जो लाइट है उसको ऑन कर दो। सो ऑप्शंस देखते हैं। मदर रिक्वेस्टेड, सो रिक्वेस्टेड तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लीज वर्ड का यूज नहीं हुआ है, सो ये मैंने हटा दिया। देन यहाँ पहले देखते हैं। मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट, ये सही हो सकता है, बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। मदर आस्क्ड काव्या इफ द लाइट वॉज ऑन, यानी कि मदर ने काव्या से पूछा कि क्या लाइट ऑन है, सो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, सो दैट मीन्स ये रॉन्ग है। मदर टोल्ड, काव्या टोल्ड मदर टू टर्न ऑन द लाइट, यानी कि काव्या ने मम्मी से बोला कि लाइट ऑन कर दो, सो ये तो जस्ट ऑपोजिट हो गया क्योंकि मदर ने काव्या से कहा है, ना कि काव्या ने मदर से, सो ये गलत हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर जिस भी पार्ट में है सेंटेंस के हमें वो बताना है। नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी एबसेंट, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि तुम एबसेंट रहोगे। सो देखो यहाँ पे वुड लगा है, ये एक पास्ट का सेंटेंस है। नो वन इन्फॉर्म तो नहीं हो सकता, अगर ये प्रेजेंट का भी होता तो इन्फॉर्म्स होता, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस पास्ट का है तो ये होगा इन्फॉर्म्ड, दैट मीन्स जो गलती है वो यहाँ पर है, नो वन इन्फॉर्म मी। ओके, सो यहाँ पर आपकी गलती हो गई, दैट मीन्स आपका 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। Select the most appropriate sequence from the given options to make a meaningful paragraph. Para jumbles है। Security cameras captured the whole incident, यानी कि किसी इंसिडेंट की बात हो रही है जिसको सिक्योरिटी कैमराज ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। ये पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले इंसिडेंट की बात होगी, फिर उसके बाद कैप्चर देखेंगे ना, सो ये यहाँ से हटा देते हैं, ये आप लोगों का इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता।
अब हमको बी और डी देखना है, सी तो ऑप्शन में ही नहीं है, सो इसको भी हटा देते हैं। Commuters in Virginia, USA got a shock when a deer entered a metro station. यानी कि जितने भी पैसेंजर्स थे, जो कम्यूटर थे रेलवे मेट्रो स्टेशन पे, वो लोग एकदम शॉक्ड हो गए जब उन्होंने देखा कि एक जो हिरण है वो स्टेशन पे घूम रहा है। सो ये आप लोगों का पहला सेंटेंस हो सकता है। अब हम ऑप्शन डी देखते हैं। Nobody knows how it made into the station. कोई भी ये नहीं जानता था कि ये स्टेशन कैसे आया। ठीक है, सो अब देखो, पहले डियर स्टेशन पर आएगा, उसके बाद ही तो लोग उसके बारे में जानेंगे या उसके बारे में पता करेंगे, राइट। सो ऑप्शन डी जो है वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता। सो अब हम वो ऑप्शन हटा देते हैं जिसमें बी के अलावा बाकी के सेंटेंसेस हों फर्स्ट पे। सो मैंने ये हटाया। अब मुझे देखना है बी के बाद ए आ सकता है या डी आ सकता है। सो देखो, अगेन कम्यूटर्स इन वर्जीनिया यूएसए गॉट अ शॉक व्हेन अ डियर एंटर्ड अ मेट्रो स्टेशन, यानी कि वो लोग शॉक हो गए। फिर nobody knows, किसी को नहीं पता था कि ये यहाँ आया कैसे। सो बी और डी जो है वो करेक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। However, it eventually backed out and ran away unharmed. लेकिन वो वापस चला गया और उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया गया। ठीक है, सो ये एकदम सही है यहाँ पर। और अब आएगा ए, कि जो सिक्योरिटी कैमरास थे उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट, कि वो वहां पर आ गया, लोग शॉक हो गए एकदम से, और वो बिना किसी को हार्म पहुंचाए वापस चला गया, ये सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड हो गया। सो BDCA इज द राइट आंसर। दिस इज इन ऑप्शन 3। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। सो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस। छोटी सी बच्ची जो है उसने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या मैं अपनी फ्रेंड के घर जा सकती हूँ। इफ का यूज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जो भी ऑप्शन जिसमें इंटेरोगेटिव नहीं है वो आप हटा सकते हो। ऑप्शन डी आप इसको एलिमिनेट कर दो। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। वाई कांट आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपनी फ्रेंड के घर क्यों नहीं जा सकती। सो इस तरीके का सवाल जवाब जो है वो हमारे जो हमको क्वेश्चन दिया है इनडायरेक्ट नरेशन में उसमें नहीं है। सो ये एलिमिनेट हो गया। द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर शुड शी विजिट हर फ्रेंड्स हाउस। सो शुड शी नहीं होगा, क्योंकि जब ये डायरेक्ट में चेंज होगा तब यहाँ पर आए आ जाएगा, क्योंकि वो अपनी खुद की बात कर रही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर, छोटी बच्ची ने अपनी मम्मी से कहा, कैन आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, क्या मैं अपनी फ्रेंड के घर जा सकती हूँ। और कैन से ये चेंज हुआ यहाँ पर कुड में। और जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, तो आता है इफ या फिर वेदर। सो ये एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो ये हम लोगों को नरेशन का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन आपका है डायरेक्ट नरेशन में और हमें उसके इनडायरेक्ट फॉर्म में उसको चेंज करना है। पुष्पा said, I arrived at the workshop an hour ago, but nothing much is happening here. यानी कि मैं 1 घंटा पहले यहाँ पर पहुंच चुकी थी, पहुंच गई थी, चुकी थी नहीं, पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। ओके, तो अब देखिए, जब आप लोगों को ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपकी पास्ट में है और यहाँ पर जो सेंटेंस है वो भी आपका सिंपल पास्ट में है। सो अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो चेंज होता है, यानी कि जो इनडायरेक्ट नरेशन में आएगा वहां पे इसमें हैड भी लगेगा, उससे क्या होगा, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो हमें अब ऐसे ऑप्शंस देखने हैं जहाँ पे हैड वर्ब का यूज हो रहा हो। पुष्पा ऑब्जर्व्ड, अब देखो पुष्पा सेड, पुष्पा ने बोला, उसने ऑब्जर्व नहीं किया। ऑल्दो शी ऑब्जर्व्ड बट दैट डजंट मीन कि आप उसको सेड से चेंज करोगे। ओके, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। नाउ पुष्पा सेड दैट शी हैज अराइव्ड, सेंटेंस है आपका पास्ट में, सो शी हैज तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता और ये भी हो गया गलत। पुष्पा आस्क्ड व्हाई शी हैड टू अराइव, अब देखिए पुष्पा ने यहाँ पे कुछ पूछा भी नहीं और यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी नहीं है, सो व्हाई का तो कोई सेंस नहीं बनता। सो ये ऐसे गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑब्वियसली अब यही सही होगा। पुष्पा सेड दैट शी हैड अराइव्ड, यहाँ पे मैंने आपको यही बताया था कि जब ये सिंपल पास्ट में है और यहाँ पर पास्ट है तब ये चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। दैट शी हैड अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर बिफोर, अगो चेंज होता है बिफोर में। और यहाँ पे बट नथिंग मच वॉज हैपनिंग देयर, देयर आएगा हेयर की जगह और इसकी जगह आ जाएगा वॉज। ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। When we arrived at his house, we were welcomed by his parents. यानी कि जब हम उसके घर पहुंचे, we were welcomed by his parents. हमारा स्वागत किया गया उसके पेरेंट्स के द्वारा।
ये तो बहुत ही इजी है, आप देख लो यहाँ पे वर है, यानी कि ये पास्ट में चल रही है बात, ठीक है। आप नॉर्मली पहला वाला अगर हम हटा भी दें, ठीक है, यानी कि पहला पार्ट सेंटेंस का हटा के बाकी देखते हैं। When his parents arrived at his house, we welcomed them, यानी कि जब उसके पेरेंट्स उसके हाउस में आए तब हमने उन्हें वेलकम किया, कोई सेंस नहीं बन रहा है। फिर when we arrived at his house, his parents welcomed us, ये एकदम करेक्ट है, यानी कि उसके पेरेंट्स ने हमें वेलकम किया। We were welcomed by his parents, ये एकदम करेक्ट है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो we welcomed his parents, यानी कि हमने उनका वेलकम किया। अगेन सेंटेंस ही गलत है, ये बात ही नहीं कर रहा जो एक्टिव में की गई है। His parents had welcomed us, अब देखो यहाँ पे had आ गया, had की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब उसके पेरेंट्स ने हमारा स्वागत कर चुका था। यहाँ पे इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये हमें बोलना है कि उसके पेरेंट्स ने हमारा स्वागत किया था। ओके, वर है, इसके लिए हम लोग सिर्फ एक जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट है वो बनाएंगे। ये तब होता जब यहाँ पे होता कि वी हैड बीन वेलकम्ड बाय हिज पेरेंट्स, तो फिर होता हिज पेरेंट्स हैड वेलकम्ड अस। ओके, ये भी एक गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ऑपोजिट बताना है। टर्ब्यूलेंट बहुत ही इजी वर्ड है, अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करी होगी तो ये वर्ड आप लोगों को जरूर पता होगा। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है बहुत ही केओटिक सिचुएशन, बहुत ही डिस्टर्बेंस है, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्ड सिचुएशन है, उसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंट। ओके, इसका एंटोनिम क्या होगा? जब सब कुछ एकदम परफेक्ट ऑर्डर में हो, सब कुछ शांति से चल रहा हो, सब कुछ पीसफुली चल रहा हो, पीसफुल विल बी द एंटोनिम। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, यानी कि जो अंडरलाइन यहाँ पे वर्ड्स हैं, जो वर्ड सेगमेंट है, उसको हमको देखना है कि क्या वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो उसको हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, फॉर मोस्ट पीपल अ 6 फिगर सैलरी वाज अनइमेजिनेबल 2 डेकेड्स अगो, यानी कि आज के 2 दशक पहले, 20 साल पहले एक 6 डिजिट की सैलरी होना बिल्कुल अनइमेजिनेबल था, क्योंकि उस जमाने में सैलरीज इतनी नहीं होती थी। फॉर मोस्ट पीपल यानी कि ज्यादातर लोगों के लिए। अब हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ पीपल, तो देखो ऑफ यहाँ पे एकदम रिडंडेंट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, फॉर मोस्ट पीपल यहाँ एकदम ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। टू मच पीपल, अब देखो जो पीपल है वो एक काउंटेबल नाउन है और मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे, ये आपका गलत ऑप्शन है। फॉर अ मैनी पीपल, देखो मैनी यूज होता है जब ज्यादा हो, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। और वहीं ए यूज होता है सिंगुलर के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। फॉर अ मैनी पीपल इज अ रॉन्ग यूसेज, दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। फॉर मोस्ट पीपल इज परफेक्टली करेक्ट हियर। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हम लोगों को जो सेंटेंस दिया है वो एक्टिव वॉइस में है, हमें उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप ब्रोक द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार, यानी कि एक जो ईंट गिरी रूफ टॉप से, उसकी वजह से मेरी कार का फ्रंट ग्लास टूट गया। हम लोगों को एक्टिव पैसिव में सबसे पहले ध्यान देना है वर्ब पे, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जैक्टली ये नहीं बता रही हूँ कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में आप चेंज करोगे। मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन तक पहुंचना है। आप यहाँ पे उस तरीके से नहीं कर सकते जैसे आपको क्लासेस में सिखाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हैड हैव, ये सब नहीं करना है, ठीक है। उससे आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव के ही लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे मेंस में। इसीलिए आपको क्या करना है, वर्ब को देख के ऑप्शन एलिमिनेट करना है और राइट ऑप्शन तक पहुंचना है। अब देखिए, चूंकि ये सेंटेंस में आ रहा है ब्रोक, दैट मीन्स ये पास्ट टेंस में है। जो भी आप लोगों को ऑप्शंस प्रेजेंट में दिख रहे हैं आप उनको तुरंत हटाओ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, हैज, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन 4 में भी एक हैज है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचा 2 और 3। द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार वॉज ब्रोकन, देखो ब्रोक को आप चेंज करोगे वॉज ब्रोकन में, तो ये सही आंसर है। फिर भी हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार हैड बीन ब्रोकन। देखो अगर यहाँ पे लिखा होता अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ टॉप हैड ब्रोकन, यानी कि ब्रिक ने तोड़ चुका था, तब तो यहाँ पर आता हैड बीन। लेकिन यहाँ पर ये सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, परफेक्ट की नहीं कर रहा, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा एंड ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर हम लोगों को एक फिल इन द ब्लैंक है, ये हमको भरना है। I have visited several places in India, but I dash
द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स येट, यानी कि मैंने इंडिया में बहुत सारी जगह घूम चुकी हैं लेकिन मैंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अभी तक नहीं देखा। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने पढ़ा है, एक होता है पैरेलल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर सेंटेंस का जो एक पार्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ब में यूज हो रहा है, दूसरा पार्ट भी उसी में यूज होता है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा होता आई विजिट सेवरल प्लेसेस बट आई डू नॉट, तो वहां पर अगर सिंपल प्रेजेंट में होता तो यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है उसमें भी सिंपल प्रेजेंट का ही यूज होता, बट यहाँ पर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। इसका जो आप दूसरा ऑप्शन भी भरोगे वो प्रेजेंट परफेक्ट में भरोगे। ओके, यहाँ पर आप देखो आई हैवंट विजिटेड, यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है ये एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि मैंने बहुत सारी जगह घूमी है बट मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स अभी तक नहीं देखा। ओके, बट है, इससे ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा और ऑप्शंस भी सारे नेगेटिव में है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Select the most appropriate word for the given group of words. ये एक वन वर्ड का क्वेश्चन है। A dome shaped shelter built from the blocks of solid snow used by Eskimos. जो ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है कि जो एस्किमोज हैं वो स्नो से अपना घर बनाते हैं, ऐसा रहता है, और यहाँ पे ना ये ब्रिक्स के फॉर्म में बनाते हैं वो आइस से, ठीक है। उसको बोलते हैं इग्लू। इग्लू इज द राइट आंसर। Select the most appropriate meaning of the given idiom in the sentence. एक सेंटेंस है उसमें एक idiom दिया है, हमें उसका मीनिंग बताना है। The troublemakers took to their heels when they saw the police coming. troublemakers ने, यानी कि जो लोग परेशानी क्रिएट कर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि पुलिस आ रही है, then they take to their heels, then they took to their heels. एक idiom होता है take to one's heels, इसका मतलब होता है भाग जाना, to run away. ओके, जो ऑप्शन बी है ये एकदम सही है, यानी कि जब ट्रबल मेकर्स ने देखा कि पुलिस आ रही है तो वो भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन ऐसा है जो गलत स्पेलिंग लिखी है वो हमको बताना है। मिडीवल, मिडीवल की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना ई के पहले आई आता है, MEDE नहीं होता, MEDIEVAL, ये स्पेलिंग होता है मिडीवल का। देन है आपका मेजर, मेजर का स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, MEASURE। ओके, नेक्स्ट है मैगजीन, मैगजीन ऐसा नहीं है आप सोचो कि इस वाले ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा तो MAGZINE लिखो, नो, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, MAGAZINE, मैगजीन। अब मैकेनिक का जो स्पेलिंग होता है वो होता है MECHANIC, और यहाँ पे MACH लिखा है, ये गलत स्पेलिंग है। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर जिसमें भी ग्रामेटिकल एरर है सेंटेंस में, किस पार्ट में है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट वंस, अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट दोज डेज। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट, अ पॉलिटिशियन तो हो गया आपका एक सिंगुलर, ठीक है। अब सिंगुलर के साथ में जो वर्ब आती है उसमें एस लगा होता है, यहाँ पर होना चाहिए था अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट्स दोज डेज, ये नेवर जो फॉरगेट है इसमें मिस्टेक है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, हमें पैसिव वॉइस में इसको ट्रांसलेट करना है। योर बिहेवियर अनॉयज मी ग्रेटली, तुम्हारा जो बिहेवियर है वो मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है, मुझे अनॉय करता है। अब देखो सेंटेंस है प्रेजेंट में, अगर आप लोगों को ऑप्शन में कुछ भी पास्ट में दिख रहा हो तो उसको आप पहले ही डिलीट कर दो। ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन 1 जो है उसमें लिखा है आई वॉज ग्रेटली अनॉयड बाय योर बिहेवियर, अगर यहाँ पर अनॉयड होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन चूंकि जो हमारा एक्टिव वॉइस है वो है प्रेजेंट में, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं आई हैव बीन। अब देखो हैव बीन तभी लग सकता है पैसिव में जब आप लोगों के एक्टिव में हैव हो, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब बचा आई एम ग्रेटली अनॉयड बाय योर बिहेवियर, ये बिल्कुल सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक और ऑप्शन जो बचा है वो देख लेते हैं। योर बिहेवियर हैज बीन ग्रेटली अनॉयड बाय मी, यानी कि तुम्हारा बिहेवियर मेरी वजह से तंग हो चुका है, ये तो मतलब सेंटेंस ही गलत है, ये भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। अब वैसे भी देखो, योर बिहेवियर अनॉयज मी ग्रेटली, अब जो मी है ये आप लोगों का हो जाएगा सब्जेक्ट, आई, अब आई के संग में कौन सी वर्ब आती है प्रेजेंट फॉर्म में, वो है एम। आई एम ग्रेटली अनॉयड बाय योर बिहेवियर, बाय योर बिहेवियर आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, ओके।
और अनॉयड है आपकी वर्ब। सो ये हो गया कैसे हम लोगों को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। और एक चीज और, अगर आप कहीं पर भी कंफ्यूज हो, सो जो एलिमिनेशन वाला मेथड है ये बहुत यूजफुल होता है। दूसरी बात ये भी कि आप लोगों को जो इंग्लिश का पेपर रहता है मेंस का, उसमें बहुत टाइम मिलता है। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप हड़बड़ाइए मत, जल्दीबाजी में कुछ भी मार्क मत करो, क्योंकि यहाँ पे जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा आते हैं लोगों के। सो डोंट मार्क दोज क्वेश्चंस जो एक बार में नहीं आ रहे, उनको बाद में आप लोग जब दोबारा से आओ तब आराम से करो, क्योंकि 2 घंटे का टाइम आई कैन श्योरली से कि बहुत ज्यादा है इंग्लिश के पेपर के लिए। सो आराम आराम से अगर आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी करोगे तब भी आप एक करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो है वो एक्टिव में दिया है, हमें उसे पैसिव में चेंज करना है। द इंडियन आर्मी हैज इंडक्टेड सेवरल वुमेन ऑफिसर्स इन इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड कॉर्प्स। इंडियन आर्मी ने काफी सारी वुमेन ऑफिसर्स को इन्फेंट्री और आर्मर्ड कॉर्प्स में इंडक्ट किया है, रिक्रूट किया है। ओके, आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ वर्ब देखो। अगर हैज है दैट मीन्स हैव बीन या फिर हैज बीन आएगा। अब हैज बीन और हैव बीन में से क्या आएगा ये आप ऐसे देख सकते हो, सेवरल वुमेन ऑफिसर्स। सो ऑब्वियसली जब यहाँ पर हो गया प्लूरल देन हैव आएगा। सो आपके जिस भी ऑप्शन में आपको हैव बीन दिख रहा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर है विल बी, सो विल तो ऑब्वियसली नहीं होगा। वर भी नहीं होगा, पास्ट की बात ही नहीं हो रही है। आर बीइंग नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अगर ये होता द इंडियन आर्मी इज रिक्रूटिंग, इज इंडक्टिंग, सो फिर आप लोगों का आर बीइंग यहाँ पे करेक्ट होता। सो ये भी गलत है। और हैव बीन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट मीन्स ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख सकते हो कि आप लोग सिर्फ ऑप्शन की मदद से भी कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। सो जिस भी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है वो हमें निकालना है। प्रसाद रिकॉल्ड, यानी कि वो याद कर रहा है, प्रसाद अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है उन्हें। दैट मीटिंग पीपल, यानी कि लोगों से मिलना, हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। वो ये याद कर रहा है कि जब वो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था तो लोगों से मिलना उसकी पार्ट था, उसका पार्ट था एक लाइफ का। सो मीटिंग पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी कि लोगों से मिलना उसकी लाइफ का एक पार्ट हुआ करता था, वो ये चीज रिकॉल कर रहा है। सो हम देखते हैं, प्रसाद रिकॉल्ड दैट, ये एकदम ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो कोई चीज रिकॉल कर रहा है, पास्ट में सेंटेंस है, एकदम सही है। मीटिंग पीपल हैव बीन, अब देखिए जो मीटिंग पीपल है ये यहाँ पर सिंगुलरली ट्रीट होगा। अब जब सिंगुलर ट्रीट होगा तो यहाँ पे आएगा हैज बीन, यानी कि उसकी लाइफ का एक पार्ट रहा है। आप देखो ये ए पार्ट, अब जो ए वर्ड यूज हो रहा है, अ जो यूज हो रहा है वो मीटिंग के लिए हो रहा है, लोगों से मिलने के लिए, और ये एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी है सिंगुलर है। सो यहाँ पे हम हैव नहीं लगाएंगे, हैज लगाएंगे। सो जो मिस्टेक है आपका वो इसी पर्टिकुलर पार्ट में है। ओके, सो 1 इज द राइट ऑप्शन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो यहाँ पे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। द टीचर सेड टू मोहित, टीचर ने मोहित से कहा, गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, अपनी सीट पर जाओ और चुपचाप बैठो। ओके, मतलब जो टीचर है उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया। ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। द टीचर रिक्वेस्टेड, अब देखिए यहाँ पे प्लीज वर्ड का यूज नहीं हुआ है, दैट मीन्स टीचर ने रिक्वेस्ट तो नहीं किया है। ओके, द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित टू गो टू हिज सीट एंड सिट क्वाइटली, ये एकदम करेक्ट है। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित दैट ही मस्ट गो, अब देखिए मस्ट यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा एक्चुअल में जो हमें सेंटेंस दिया उसमें ऐसी कोई बात नहीं हो रही है कि उसे जाना चाहिए या उसे बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। टीचर ने डायरेक्टली बोला है तुम अपनी सीट पर जाओ। ओके, द टीचर टोल्ड मोहित टू गो टू योर सीट, अब देखिए ये करेक्ट हो सकता था, टोल्ड भी यहाँ पर एकदम सही होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे योर सीट लिखा है, योर नहीं होना चाहिए था, हिज होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमें वो भरना है। द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो डैश हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 7 days बरीड अंडर इट, यानी कि एक रेस्क्यू टीम आई, उसने जो स्नो है वो हटाया, उसके नीचे एक सोल्जर दबा हुआ था, और वो लोग ये सोचकर हैरान रह गए कि ये बंदा, ये जो सोल्जर है, ये 7 दिन तक इस बर्फ के अंदर कैसे जिंदा रहा। ओके, सो ऑब्वियसली वंडरिंग या वंडर्ड, इनका मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना।
अब देखिए, जब दो एक्शंस साथ में हो रहे हों, एक तो हो रहा है डिगिंग का, दूसरा ऐसा है कि जब वो डिग कर रहे होंगे, जब वो उसे डग आउट कर रहे थे, तब वो सोच भी रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, या ऐसा कैसे हो गया कि ये 7 दिन तक जिंदा है। सो यहाँ पर वंडरिंग जो है वो एकदम करेक्ट होगा, बिकॉज दिस इज सेकेंडरी एक्शन है। और ये जो सेकेंडरी एक्शन है ये भी तभी हो रहा था जब प्राइमरी एक्शन हो रहा था। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सोचकर कि आपको सब समझ में आ रहा है। आई टॉट यू, मैं आपको पढ़ा रही थी ये सोचकर कि आपको सब समझ में आ रहा है। आई टॉट यू थिंकिंग दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई टॉट यू थिंकिंग, ओके, यानी कि मैं पढ़ा भी रही हूँ और मैं सोच भी रही हूँ। सो जो सेकेंडरी एक्शन होगा उसमें आईएनजी फॉर्म यूज होता है, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस अगर आप देखो, सो वंडर्ड, द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो। वंडर्ड यानी कि जो रेस्क्यू टीम है उसने निकाल लिया बंदे को, बाद में वो सोच रही है ऐसा। सो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। वंडर्ड हाउ ही कुड हैव सर्वाइव्ड, सो दिस मेक्स नो सेंस। टू वंडर यानी कि द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो टू वंडर, कि यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि रेस्क्यू टीम ने सोल्जर को बाहर निकाला ये सोचने के लिए, टू वंडर। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ इसका मतलब कि ये सोचने के लिए कि वो इतने दिन कैसे जिंदा रहा। सो अगेन कोई सेंस नहीं है, और वंडर तो यहाँ आएगा ही नहीं क्योंकि ये पास्ट में है। ओके, सो आई होप कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ एंड यू अंडरस्टूड दैट। ओके, select the most appropriate sequence from the given options to make a meaningful paragraph from the jumbled sentences. So यहाँ पे पैरा जंबल है और हम लोगों को एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में इन सेंटेंसेस को अरेंज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में ए से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इतना तो पता चल गया कि जो ए है वो आप लोगों का स्टार्टिंग या फिर ओपनिंग जो सेंटेंस है वो नहीं होगा। अब बाकी के सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट दिस पास टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ। सो देखो, बट से कोई भी सेंटेंस एक तो स्टार्ट नहीं होगा, और यहाँ पे लिखा है दिस पास टाइम। सो अगर दिस वर्ड का यूज हो रहा है दैट मीन्स हम लोग पहले से ही किसी एक चीज के बारे में या किसी पास टाइम के बारे में बात कर चुके हैं। दैट मीन्स बी से जो है आपका सेंटेंस जो है शुरू नहीं होगा, पैराग्राफ शुरू नहीं होगा। तो आप बी का ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। सी का देखते हैं। इट इज रियली अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। सो इट इज, अब इट का मतलब है कि पहले किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात हो चुकी है जो कि काफी थ्रिलिंग है। दैट मीन्स कि सी भी है वो आप लोगों का ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। सो सी का ऑप्शन भी हटा देते हैं। फ्लाइंग काइट्स इज माई फेवरेट पास टाइम। ऑब्वियसली ये एकदम सही है, ये परफेक्ट है, और ये आप लोगों का ओपनिंग सेंटेंस बन सकता है। यानी कि जो बंदा है, जो स्पीकर है सेंटेंस में इस पैराग्राफ का, वो बोल रहा है कि उसका पतंग उड़ाना उसका फेवरेट पास टाइम है। सो ये आप लोगों का ओपनिंग सेंटेंस होगा। अब ऑप्शन में डी के बाद में या तो सी आएगा या बी आएगा। सो हम लोग दोनों ही ऑप्शंस को देखते हैं। सी में लिखा है इट इज रियली अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्लाइंग काइट्स की, जो कि इस पर्सन का, इस स्पीकर का फेवरेट पास टाइम है। और अब वो कह रहा है कि फ्लाइंग काइट्स इज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सरसाइज। ओके, सो डी के बाद में डेफिनेटली सी आ सकता है। अब बी में ये बोल रहा है बट दिस पास टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ। इट इज बिकॉज नाउ अ डेज पीपल हैव नो टाइम फॉर रिक्रिएशन। बी में वो बंदा ये बोल रहा है लेकिन आजकल ये जो फ्लाइंग काइट्स है, पतंगे उड़ाने की जो प्रथा थी या जो कल्चर था या एक्सरसाइज थी, वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, आउट ऑफ फेवर जाती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है अपने रिक्रिएशन के लिए। सो बी और ए जो है ये एक दूसरे को हमेशा साथ में ही लेकर आएंगे, यानी कि बी और ए एक कहते हैं ना जो साथ में आने वाले सेंटेंसेस हैं। सो डी और सी और बी और ए साथ में होंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, या ऑप्शन वन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the most appropriate sequence from the given options to make a meaningful paragraph. So again para jumble है। If we drove 10 kilometers along the road that branched off to the right, यानी कि कोई रोड जा रही है फिर उसने ब्रांच ऑफ किया राइट की तरफ, यानी कि वो उसका एक और सेकंड पाथ उसे मिला। We would reach ब्रह्मपुर। अगर हम 10 किलोमीटर इसी रोड पे चलते राइट की तरफ तो हम ब्रह्मपुर पहुंच जाते। सो ये कोई ओपनिंग सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ओके, इसमें आप लोगों को कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। अगर हम ऐसा करते तो इसका मतलब पहले ड्राइविंग भी हो रही है। सो इट कुड नॉट बी द ओपनिंग सेंटेंस। आदित्य एंड आई वर रिटर्निंग फ्रॉम द साइट ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री। ये एक ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है कि आदित्य और मैं हमारी जो नई साइट है, मतलब नई फैक्ट्री की जो साइट है, वहां से लौट रहे थे। वी हैड रीच्ड अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द रोड बाइफरकेटेड। हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां से रोड
बाइफरकेट हुई, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है, सो ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहुंचने से पहले आप चले भी तो होगे ना, सो इट इज नॉट द राइट आंसर। अब हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि बी हमारा पहला सेंटेंस है और डी उसके बाद होगा, क्योंकि यहाँ पे डी है दोनों ऑप्शंस में। सो एक बार फिर से पढ़ते हैं। आदित्य एंड आई वर रिटर्निंग फ्रॉम द साइट ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री, वी वर ड्राइविंग अलोंग नेशनल हाईवे 40, यानी कि हम अपनी जो फैक्ट्री है वहां से लौट रहे थे उसकी साइड से, और हम लोग NH 40 पे चल रहे थे। इसके बाद देखिए, वी हैड रीच्ड, हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहां से रोड बाइफरकेट हुई, और यदि हम राइट पे चले जाते तो हम ब्रह्मपुर पहुंच जाते। सो सी और ए जो है ये एक एसेंशियल पेयर बनेगा, जिसमें सी ए के पहले ही आएगा। ओके, सो इसका मतलब है आपका करेक्ट आंसर होगा बी डी सी ए। नाउ वी हैव अनदर क्लोज टेस्ट, पढ़ते हैं इसको। हंटर गैदरर कल्चर वाज द वे ऑफ लाइफ फॉर अर्ली ह्यूमंस अंटिल अराउंड 11,000 to 12,000 ईयर अगो, यानी कि लगभग 11,000 से 12,000 साल पहले तक जो अर्ली ह्यूमंस थे उनका वे ऑफ लाइफ था, या जिस कल्चर पे वो बेस्ड था वो था हंटर गैदरर। ठीक है, द लाइफ स्टाइल ऑफ हंटर गैदरर वॉज डैश ऑन हंटिंग एनिमल्स, यानी कि जो लाइफ स्टाइल था हंटर गैदरर का, अर्ली ह्यूमंस का, वो बेस्ड था, किस चीज पे बेस्ड था? फॉर हंटिंग एनिमल्स, सॉरी, ऑन हंटिंग एनिमल्स। सो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी है, आप पढ़ के ही बता सकते हो कि इसमें क्या आएगा। इसमें आएगा यहाँ पे बेस्ड, वॉज बेस्ड ऑन, किसी चीज पे वो बेस्ड था। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस देखो, वॉज बेसिंग डजंट मेक एनी सेंस, वॉज बेस कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पर आप लोगों को ग्रामर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपने रीडिंग प्रैक्टिस भी कर रखी होगी या आप नॉर्मली भी सेंटेंस समझ जाते हो पढ़ के, तो भी आप बता सकते हो कि यहाँ पे बेस्ड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड फोरेजिंग फॉर फूड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट डैश डिस्कवर्ड एविडेंस। यहाँ पर देखिए आप, ये है प्लूरल में है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हैव आएगी। अब आप देखो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, सो हैड तो नहीं आ सकता, हैविंग नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर होता वॉज तो हम लगा सकते थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट वॉज हैविंग, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हैज नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर अगर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता तो हम हैज लगा देते। अब चूंकि ये प्लूरल है तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैव। ओके, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ हंटर गैदरर कल्चर, यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एविडेंस भी निकाले हैं इस प्रथा के, यानी कि ये जो हंटर गैदरर जो कल्चर है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने उसको मान लिया, उसके एविडेंसेस भी हैं। डैश मॉडर्न ह्यूमंस, कैसे निकाले हैं? बाई मॉडर्न ह्यूमंस। ओके, विथ तो नहीं होगा कि मॉडर्न ह्यूमंस ने उनकी हेल्प करी, सो ये नहीं होगा। फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमंस, यानी कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे अंदर से निकाले हैं, सो ये फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पे, और टू तो बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं बन रहा, सो बाय विल बी द राइट आंसर हियर। बाय मॉडर्न ह्यूमंस एंड देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स डेटिंग एज डैश बैक एज 2 मिलियन ईयर अगो, यानी कि हमसे उन्होंने पता लगाया है, जो मॉडर्न ह्यूमंस है और हमारे एंसेस्टर से ये पता लगाया है कि जो एविडेंस थे हंटर गैदरर कल्चर के वो उन्हें मिले हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है एज डैश एज, सो अगर आपको पता होगा, पढ़ा होगा अगर आपने, सो एज फार एज एक फ्रेज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा एज फार एज। बाकी आप देखो एज डिस्टेंट, डिस्टेंट का कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं। नियर और फार्दर तीनों चीजें आपकी डिस्टेंस को दिखा रही हैं, विच इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर डैश ऑफ हंटर गैदरर कल्चर अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन डैश। सो देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जब तक ये कल्चर नहीं था, सो बिफोर द डिपेंडेंस, डिपेंडेंस की तो कोई बात ही नहीं हो रही है इसमें, एक्सपीरियंस भी नहीं है, डिपार्चर की भी नहीं है, इमरजेंस की बात हो रही है कि जब तक ये कल्चर नहीं था, बिफोर द इमरजेंस ऑफ दिस कल्चर अर्लियर ग्रुप्स रिलाइड ऑन डैश प्रैक्टिस, यानी कि जब तक जो हंटर गैदरर कल्चर नहीं था जिसमें हंटिंग एनिमल्स के लिए वो काम करते थे, फूड की गैदरिंग करते थे, उसके पहले जो प्रैक्टिस चलती थी वो थी एनिमल स्कैवेंजिंग की। ठीक है, सो रिलाइड ऑन दी प्रैक्टिस, क्योंकि एक प्रैक्टिस की बात हो रही है यहाँ पे एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा और वो होगा द। ऑन द प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग एनिमल रिमेन्स दैट प्रेडेटर्स लेफ्ट डैश, यानी कि जो प्रेडेटर्स हैं वो छोड़ देते थे अपने पीछे। आप समझो एक शेर है, उसने कोई भी जानवर खाया
और उसके बाद उसके जो रिमेन्स हैं उन पे लोग डिपेंड होते थे। सो रिमेन्स को वो क्या करेगा, लेफ्ट बिहाइंड, ये यहाँ पे करेक्ट यूसेज है। एक फ्रेज भी है दैट आई लेफ्ट बिहाइंड माई वॉलेट इन द कार। ओके, सो यहाँ पर आएगा लेफ्ट बिहाइंड। Before hunter-gatherers did not rely on agriculture, Dash used mobility as a survival strategy. यानी कि जब हंटर गैदरर्स थे, जब वो रिलाई नहीं करते थे एग्रीकल्चर पे, तब वो मोबिलिटी को अपनी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते थे। यानी कि कभी यहाँ रहना, कभी वहां रहना, जहां पे उनको जो चीज मिल रही है, अपने लिए खाना मिल जा रहा है, रहने के लिए प्लेस मिल रही है, सो वहां पे वो चले जाते थे। दे वर वेरी मोबाइल। ओके, सो यहाँ पे एक पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो आप यहाँ देम तो लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें मेन एक सब्जेक्ट यूज करना है। ही नहीं, क्योंकि एक अकेला बंदा नहीं है। वी तो कोई यूज ही नहीं होगा, वी का हम लोग हंटर गैदरर्स को संबोधित कर रहे हैं यहाँ, सो दे विल बी द राइट आंसर। Before hunter-gatherers did not rely on agriculture, they used mobility as a survival strategy. Indeed, lifestyle required access to large areas. किसके लाइफ स्टाइल की बात हो रही है, हंटर गैदरर की। सो उनके लाइफ स्टाइल के लिए हम यूज करेंगे देयर। यहाँ पे दोनों ऑप्शंस में आई थिंक किसी में कुछ और होगा, बट ठीक है, देयर विल बी द राइट आंसर है। देयर लाइफ स्टाइल यानी कि उनकी लाइफ स्टाइल को जरूरत थी कि उनके पास एक्सेस हो लार्ज एरियाज। लार्ज एरियाज किसके, जमीन के, ऑफ लैंड, टू फाइंड द फूड दे नीडेड फॉर सर्वाइवल। यानी कि लार्ज एरियाज ऑफ लैंड उन्हें चाहिए थे, जिससे कि वो अपने खाने का सामान ढूंढ सके, विच दे नीड फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सो हमें ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है, इसमें अगर ये सही है तो इट्स फाइन, और अगर सही नहीं है तो हम इसकी जगह कौन सा रिप्लेस कर सकते हैं वो हमें बताना है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विथ हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। देखो, हार्डली का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट नो, यानी कि उसने, जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा व्यक्ति जो था, उसने बहुत हैवी सा बंडल उठा लिया और उसका कोई एफर्ट ही नहीं लगा। तो हार्डली का मतलब भी होता है ऑलमोस्ट नो, स्कैर्सली जिसे बोलते हैं, और नो का मतलब तो यही हो गया, नॉट एनी एफर्ट, मतलब कोई एफर्ट नहीं लगा। सो हार्डली और नो दोनों एक साथ यूज नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये तो रॉन्ग है। अब हमें देखना है कि इसकी जगह सही कौन सा है। विदाउट हार्डली नो एफर्ट, इसका कोई मतलब नहीं है, विदाउट भी आ गया, नो भी आ गया। ओके, विद हार्ड एंड एफर्ट, ये बिल्कुल गलत है, हार्ड तो आया ही नहीं सकता, हार्डली होता तो हम फिर भी आगे सोचते। नो इम्प्रूवमेंट तो गलत है, इसका सही आंसर होगा 1। एक बार देखते हैं, विथ हार्डली एनी एफर्ट, यानी कि शायद ही किसी एफर्ट से, थोड़े बहुत एफर्ट से, और हार्डली और एनी हमेशा साथ में यूज होता है। यानी कि अगर आपको हार्डली के साथ में नो, ऑल, एनी, इनमें से किसी का यूज करना हो, देन एनी इज द राइट आंसर। ओके, सो हार्डली एनी एफर्ट, यानी कि उसने थोड़ा ही बहुत एफर्ट लगाया, या बिल्कुल नेग्लिजिबल एफर्ट लगाया और उसने बंडल को उठा लिया। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव में आपका सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करना है। डिड यू रिसीव माई लेटर, क्या तुम्हें मेरा लेटर मिला था। ठीक है, ये हमको दिया गया है, पैसिव में देखते हैं। अब सबसे पहले देखो, ये है पास्ट में, सो अगर कोई भी प्रेजेंट में है, फ्यूचर में, आप उसको तुरंत हटा दो, सेकेंड हट जाएगा। हैव यू बीन रिसीव्ड माई लेटर डजंट मेक एनी सेंस हियर, हैव आ गया, बीन आ गया, परफेक्ट में आपको सेंटेंस दे रखा है ये, सो ये गलत है। हैज माई लेटर बीन रिसीव्ड बाई यू, अगेन ये गलत है, क्योंकि ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अब देखते हैं, डू माई लेटर वॉज रिसीव्ड बाई यू। सी, हम लोगों को बात हो रही है यहाँ पास्ट की, और यहाँ आ गया डू, सो अगेन ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा दो दो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो साथ में यूज नहीं होंगी यहाँ पे। ओके, वॉज माई लेटर रिसीव्ड बाई यू, ये एकदम करेक्ट यूसेज है, और ये आपका सही आंसर होगा। ये वही कह रहा है, क्या जो लेटर मैंने भेजा था वो तुम्हें मिला। ओके, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. So जो underlined segment है, हमें उसको या तो improve करना है, और अगर वो सही है तो no improvement पे टिक करना है। Many companies prefer that new employees have not only a degree, also 2 years work experience. यानी कि जितनी भी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज ये प्रेफर करती हैं कि जो नए एम्प्लॉयज आए उनकी कंपनी में, उनके पास ना सिर्फ डिग्री हो बल्कि 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। तो देखिए, एक जो कंजंक्शन है जो हमेशा यूज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो यहाँ पर बट जरूर आएगा, तभी ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। यानी कि कंपनीज को ना सिर्फ एक डिग्री चाहिए लेकिन एक्सपीरियंस भी चाहिए, और ये आपको मिलेगा ऑप्शन 1 में।
but also 2 years work experience. This is the correct answer. Select the most appropriate meaning of the given idiom in the given sentence. So हमको यहाँ पे बोल्ड में एक सेंटेंस दिया है जिसमें अंडरलाइन करके एक इडियम है, हमें उस इडियम का मतलब बताना है। अब देखिए जब सेंटेंसेस में इडियम्स देते हैं तो ये इजी हो जाता है क्योंकि सेंटेंस को भी पढ़ के आप कुछ ना कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि उसका मतलब क्या है। और वहीं अगर आपको सिर्फ इतना सा इडियम दे दिया जाता देन आप उसका आंसर सिर्फ तभी मार्क कर पाते अगर आपको उसका मतलब पता होता। तो अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं पहले। When Anshul told everyone that he has resigned from his job, all the members in the family were at their wits end. यानी कि जब अंशुल ने सबको अपने घर पे बताया कि मैंने जॉब छोड़ दिया है, मैं रिजाइन कर चुका हूँ, तो उसके घर के सारे फैमिली मेंबर्स जो थे they were at their wits end. इसका मतलब होता है वो लोग कंफ्यूज थे, वो लोग परप्लेक्स्ड थे। सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये एकदम करेक्ट है। ओके, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। सो जो भी पार्ट है सेंटेंस का उसमें ग्रामेटिकल एरर कहाँ है ये हमको बताना है। आई वॉज सरप्राइज टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड हिंदी पोएम्स इन हिंदी। मैं ये देख के अचंभित था, सरप्राइज था कि अविका इतनी अच्छी पोएम्स लिखती है हिंदी में। सो अगर आप इस सेंटेंस को देखो, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी, मैं किसी चीज को देखकर अचंभित था, यहाँ पर दैट आएगा। दैट अविका, एज अविका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं बन रहा है ना। सो यहाँ पर आएगा दैट अविका और इसलिए आंसर होगा हमारा करेक्ट 1। ओके सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आने वाले वीडियोस में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा ऑलिव बोर्ड के साथ में। बाय।